नमस्कार, अटल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मैं सूरज के साथ रहकर भी भूला नहीं अदब, लोग जुगनू का साथ पाकर मगरूर हो गए। किसी शायर का ये शेर हल्के हल्के कर इंसान की जिंदगी पर शामिल होता चला जाता है। लेकिन अहम बात यह है, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो अपनी पढ़ाई लिखाई में हमेशा अव्वल रहीं और यही वजह थी उन्होंने एक जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमडी किया वहाँ की वो गोल्ड मेडलिस्ट थी और अपनी ख्वाहिशें और अपनी तमन्नाओं को लेकर वो बरेली आईं और यहाँ की ही वो बहू बन गई, क्योंकि बरेली की मिट्टी में गंगा जमनी तहजीब भी है, एहसास भी है और तमाम चीज़ें हैं। डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता जी हमारे साथ हैं। उनकी जो पैदाइश है वो गोरखपुर की हुई, वही गोरखपुर जो कि फिराक गोरखपुरी का शहर है। रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी का नाम हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर में जाना जाता है। वहाँ से वो 2009 में बरेली आई। उन्होंने SRMS से MBBS की पढ़ाई शुरू की और जब ये सिलसिला ख़त्म हुआ 2018-19 में, तो उसके बाद उन्होंने MD जो है मानसिक रोग विशेषज्ञ में उन्होंने MD किया। और अहम बात यह है कि ये जो सपना था वो ये था कि कुछ अलग कर गुजरने की जो चाहत होती है वो उनके अंदर थी। यही वजह उन्होंने मानसिक जो प्रॉब्लम है उसमें उन्होंने MD किया और उसमें वो गोल्ड मेडलिस्ट रहीं और पिछले करीब 6 महीने से वो लगातार बरेली में सेवाएं दे रही हैं। एक और अहम बात है कि बहुत कॉमन बीमारी होती हैं जिसको लेकर इंसान गलत फहमियों का शिकार होता है और धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती हैं, चाहे उसमें डिप्रेशन हुआ या और जहनी बहुत सारी प्रॉब्लम हैं, वो सब होती हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं इंसान सोचता नहीं और फिर वो धीरे धीरे करके पागल पन्ने में पड़ता चला जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ लोगों को इसलिए भुला देते हैं कि वो पागल हमें नजर आते हैं, जबकि उनका इलाज आज के दौर में हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी परेशानी होती है, किसी के साथ कई बार कुछ हादसे हो जाते हैं, उनको भी जो है हम तमाम तरह से बचाया जा सकता है, उनकी कीमती जिंदगी को बचाया जा सकता है। उसमें बरेली में डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता जी पिछले करीब काफ़ी वक्त से, अगर हम 6 महीने का वक्त कह दें तो ज़बरदस्त तरह से काम कर रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता जी। हमने उनसे तमाम बात पहले की। बेहद सादा इंसान है, बेहद सटीक बात कहती हैं, खुशमिजाज इंसान हैं। जाहिर है कि अगर वो खुशमिजाज नहीं होंगी तो वो अपने मरीजों का कैसे इलाज कर पाएंगी। मैंने आपका इंट्रोडक्शन तमाम देने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी ये है कि अगर आप कुछ इसमें और इजाफा करना चाहें, ऐड करना चाहें तो आप कर सकती हैं। नमस्कार, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इंट्रोडक्शन दिया है मेरा। और मैं पिछले 6 महीने से प्राइवेट प्रैक्टिस में हूँ। उसके पहले 1 साल SRशिप की है मैंने SRMS बरेली से, और आगे तक अब बस इसी काम में लगे रहना है, बरेली की जनता की सेवा करनी है। जी, हम थोड़ा सा विषय पर आते हैं। जी, बहुत अहम विषय है। हिंदुस्तान में हर दिन के साथ डिप्रेशन के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और क्योंकि हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी गांव में रहती है, 60%, उनके अंदर जागरूकता नहीं कि डिप्रेशन क्या होता है, किस तरह से वो फिर और प्रॉब्लम में बढ़ता चला जाता है, फिर पूरी जिंदगी को जो है तबाह और बर्बाद कर देता है। मैं चाहता हूँ डिप्रेशन क्या होता है, कैसे लक्षण होते हैं, किस तरह से इलाज किया जा सकता है, मैं चाहता हूँ उस पर रोशनी डालें। डिप्रेशन जो है ये सबसे कॉमन, कोई अगर मानसिक बीमारी है तो पहले नंबर पे डिप्रेशन आता है इसमें। और अच्छी चीज़ ये देखने को मिली है कि पिछले 10 सालों में भारतीय लोगों में जागरूकता तो बढ़ी है। अब लोगों को गांव में भी, छोटे बच्चों को भी डिप्रेशन का नाम मालूम है, पहले तो नाम ही नहीं मालूम था। इंग्लिश में डिप्रेशन बोलते हैं, हिंदी में हम इसको अवसाद या उदासी बोलते हैं। एंड इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, और जैसा कि आपने लक्षण पूछे, तो मन उदास रहना, पहले जिस काम को करने में अच्छा लगता था, इंटरेस्ट आता था, उसमें लोगों को रुचि नहीं रहती, नींद का स्लीप पैटर्न पूरा चेंज हो जाता है। ज़्यादातर लोगों में भोर में सुबह जल्दी नींद खुल जाती है, फिर नींद नहीं आती, बिस्तर में पड़े रहेंगे, किसी काम को करने में मन नहीं लगेगा, जो घर वाले हैं या फ्रेंड्स हैं उनसे बात करने में कोई रुचि नहीं रहती, और यूजुअली कंप्लेन करते हैं कि थका थका सा महसूस होता है, एनर्जी नहीं फील होती। तो ये सब बहुत कॉमन लक्षण है डिप्रेशन के। और इनका लेकिन कम से कम अगर ये 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा है तो हम क्लिनिकल डिप्रेशन डायग्नोस करते हैं। इसमें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है इसको, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर डिप्रेशन। उसी के हिसाब से फिर हम आगे इलाज करते हैं।
और जैसा कि हम लोग आजकल सुनते रहते हैं कि सुसाइड एक बहुत कॉमन टर्म हो गया है, बहुत मिस हैपनिंग सा एक इवेंट होता है किसी के लिए भी। जो कर रहा है वो तो चला जाता है, उसके परिवार वाले, समाज पे एक बहुत इम्पैक्ट छोड़ देता है ये। एंड सुसाइड का जो रेट है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जो लेटेस्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े हैं उनके हिसाब से जो रिकॉर्डेड सुसाइड्स हैं, कई केस तो रिकॉर्ड ही नहीं होते, रिपोर्ट नहीं किए जाते एनसीआरबी में, तो अराउंड 8 लाख लोग हर साल सुसाइड से अपनी जान गंवाते हैं। ये आंकड़े बहुत सचेत करने वाले हैं, 8 लाख लोग। एंड इसमें से 17% दैट इज अराउंड 1,35,000 जो है ये इंडिया में होते हैं ये सुसाइड। तो इसका भी कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण जो है दैट इज डिप्रेशन। अभी 1-2 हफ्ते पहले आप सबने देखा होगा एक वीडियो, बड़ी डिस्टर्ब करने वाली वीडियो थी। आयशा नाम की अहमदाबाद की महिला थी, नई शादी हुई थी एंड साबरमती के ब्रिज से उन्होंने कूद के अपनी जान दे दी। वो जिसने भी देखा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ मेंटली। तो उसको रोका जा सकता था ये कहना तो, लेकिन हाँ वो जो महिला थी, बच्ची थी, वो बहुत परेशान थी, तभी उन्होंने ये कदम उठाया। और अगर सही समय पे उनको एक तो इलाज मिला होता है ना, या एक हम लोग टर्म यूज करते हैं इमोशनल वेंटिलेशन, कि अपने मन की बात कोई किसी से कह सके बेझिझके, तो अगर वो शायद हुआ होता तो शायद वो आज हमारे बीच होती। जी, थोड़ा सा अब हम टॉपिक को और आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी आम बीमारी है, पहले कहा जाता था केवल बुजुर्गों में होती है भूलने की जी, लेकिन वक्त के साथ साथ अगर हम देखते हैं आज बच्चों में, नौजवानों में भी ये धीरे धीरे पनप रही है, लोगों में परेशानी बढ़ती चली आ रही है। और खासतौर से जैसे मैंने जिक्र किया कि गांव में जो है, क्योंकि जो अन एजुकेशन है वो ज़्यादा है, एजुकेशन का रेट कम है, तो लोगों में इतनी समझ नहीं होती किस तरह से आज के टाइम में इलाज अवेलेबल है। और जो खासतौर से मैं 40 से कम एज के जो लोग हैं उनके अंदर भूलने की जो प्रॉब्लम है वो क्यों पैदा हो रही है? भूलने की बीमारी को हम अपने टर्म में हम डिमेंशिया बोलते हैं, है ना, और बहुत कॉमनली देखी जाती है। यूजुअली तो ये 55-60 साल से ऊपर की जो उम्र है उन लोगों में देखी जाती है अभी भी, बट हाँ अब ये नौजवानों में भी शुरू हो गई है। इसका मेन जो एक कारण है नौजवान वाले एज ग्रुप में होने का, वो है कि क्रोनिकली जो लोग सब्सटेंस अब्यूज करते हैं, जिसको कि हम नशा बोलते हैं, तो लॉन्ग रन में अगर क्रोनिकली कोई नशा यूज कर रहा है तो वो ब्रेन को एक इंसल्ट मिल रहा है, डेली में ब्रेन पे एक इंसल्ट जा रहा है। वो अल्कोहल का नशा हो, चाहे कैनबिस, आम भाषा में गांजा, भांग, चरस ये बोलते हैं, इसका हो, या ओपियोइड, डोडा, अफीम, ये सब के स्मैक कॉमनली हम लोग सुनते रहते हैं। तो इन चीज़ों के जो नशे हैं इनकी वजह से अब यंग एज में भी ये डिमेंशिया की बीमारी आने लगी है। और कई बार ऐसा होता है कि किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हो जाए, वो तो कॉज है, वो तो किसी के साथ भी हो सकता है। अर्ली लेट एज में देखा गया है कि जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया है भूलने का, उसको हम एल्जाइमर्स डिजीज बोलते हैं। ये उम्र के साथ साथ होता है, बट हाँ अगर हम समय पे इसके लक्षणों को पहचान पाए और समय पे हम इलाज शुरू करें तो हम ब्रेन को आगे डैमेज होने से, इस बीमारी को बढ़ने से बचा सकते हैं। और वो आदमी फिर उसका जो लाइफ का पूरा लाइफ चेंज हो जाती है, पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। अब इसको पहचाने कैसे, इसके लक्षण कैसे हैं, तो कई बार कॉमन चीजों से शुरू होता है कि इंसान कोई सामान कहीं रख के भूल जाता है, चाबियां कहीं रख दी भूल गए, पैसे कहीं रख दिए भूल गए। लेटर ऑन जब प्रोग्रेस करने लगती है बीमारी, तब क्या होगा कि जो कॉमन लोग हैं, उनके मिलने वाले हैं, परिवार के सगे संबंधी, उनका लोग नाम भूल जाते हैं। कि देखेंगे या जैसे कोई आया मिलने 2-3 महीने बाद, तो देख के चेहरे से तो पहचान में आएगा कि हाँ है अपने, बट नाम क्या है वो नहीं भूल पाते, वो याद नहीं कर पाते। कई बार क्या होता है कि लोग घर से बाहर निकल गए बुजुर्ग, और गली में, अब जिन गलियों में सदियों से रह रहे हैं, सालों से, वो गलियां भूल जाते हैं। कहीं निकल गए तो घर पे वापस नहीं आ पा रहे, या कोई वापस जो पहचानने वाला है, दुकान वाला, वो छोड़ गया घर तक कि बाबा जी निकले थे घर से नहीं पहुंच पाए। ये सारी कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। खाना खाने के बाद दोबारा खाना मांगेंगे कि अरे आज तुमने मुझे खाना नहीं दिया। फिर घर वाले बोलते हैं आपने अभी तो खाना खाया था। उन्हें याद ही नहीं रहता कि उन्होंने खाना भी खाया था। कई बार घर से रात में उठ के बाहर निकल जाते हैं। तो ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। कोई बुजुर्ग है जिनकी, या जवान ही है जिनकी याददाश्त नहीं है, अब उनकी आप रखवाली नहीं कर सकते। वो रात में गलती से भी निकल गए तो हो सकता है वो खो जाए, तो इनका ध्यान रखना चाहिए। जी, मैं थोड़ा सा, एक बहुत आम बात है, कहा जाता है कि
प्रॉब्लम हर किसी के साथ है, परेशानी से हर इंसान अपनी अपनी तरह से जूझ रहा है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि जिंदगी एक जंग है और हर किसी को लड़ना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उस जंग के मैदान से पीछे हट जाते हैं और फिर वो सुसाइड कर लेते हैं या और जो तमाम चीजें हैं। लेकिन क्योंकि जहन से ये ताल्लुक पूरा एक सवाल है और बड़ी संख्या में लोग परेशान रहते हैं कि किस तरह से अपनी प्रॉब्लम फेस करें। यानी अगर हम थोड़ा सा इसको अपने शब्दों को बदल कर ये कह दें कि किसी के जवान बेटा मर जाना या किसी का जो हस्बैंड है या उसको कुछ हो जाना और जो तमाम चीजें, किसी के साथ कभी भी कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है। या कई बार फेल हो जाते हैं बच्चे 10th में 12वीं में, उसके बाद सुसाइड कर लेते हैं। तो किस तरह का आप मैसेज देना चाहते हैं और किस तरह का इलाज जो है अवेलेबल है इस तरह के लोगों को? देखिए, जिंदगी एक जंग है, दुनिया में आए हैं तो फाइट करना है। और डार्विन की इवोल्यूशन की थ्योरी जो है वो भी यही बोलती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे फिट है वही हिट है, वही आगे जाएगा। तो हमें अपनी फिजिकल हेल्थ पे तो ध्यान देना ही देना है, साथ में मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ जो होती है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इट इज हाई टाइम नाउ कि हम उस पर फोकस करें। अगर छोटी उम्र से ही शुरू करें तो बच्चों पे प्रेशर डाल दिया जाता है पढ़ाई का। आजकल टीवी पे ऐड देखते रहते हैं कि ऑनलाइन जो क्लासेस चलती हैं बच्चों की, बायजूस या कुछ भी है, वो एलकेजी की एज से है। एलकेजी का बच्चा 2 साल 3 साल का, प्री नर्सरी का बच्चा, तब से वो कॉम्पिटिटिव मोड में है। और हमें ये देखना होता है हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। कई बार पेरेंट्स होते हैं जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, वो उनके पेरेंट्स आते हैं, इनिशियली उन्हें समझ में ही नहीं आता कि उनका बच्चा स्पेशल है, और या किसी बच्चे को ऑटिज्म है या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। ये सब चाइल्डहुड बच्चों की बीमारियां हैं। तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि मेरे बच्चे, उनको ये तो एहसास है कि मेरा बच्चा नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं है, बट वो समझ नहीं पाते कि क्या एबनॉर्मल है या हम इसे मतलब कैसे, हम किससे मिले या किससे हम डिस्कस करें, या बीमारी हो क्या गई है हमारे बच्चों को। तो वो चीज़ देखनी होगी। अगर लगता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम है तो झिझके नहीं, कोई शर्म की बात नहीं है। कि पहले ये धारणा थी कि साइकियाट्रिस्ट मतलब पागलों का डॉक्टर या सिर्फ पागलपन की बीमारियां देखते हैं, बट साइकियाट्री बहुत वास्ट टर्म है, इसमें बहुत तरह की बीमारियां आती हैं। पागलपने की बीमारियां तो सिर्फ एक पार्ट है। उसके अलावा जैसे आपने बताया डिप्रेशन है, एंजाइटी है, घबराहट की दिक्कत, मिर्गी की दिक्कत है, माइग्रेन की दिक्कत है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, नींद से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, भूख के डिसऑर्डर्स होते हैं, एनोरेक्सिया और बुलिमिया नर्वोसा, मेंटल रिटार्डेशन है, पीटीएसडी है, बहुत ढेर सारी बीमारियां हैं। तो इन सब का इलाज संभव है अगर सही समय पर मरीज आए, लक्षण पहचान लिए जाएं तो इनका इलाज संभव है। और एडोलेसेंस में आजकल हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, मोबाइल 2-2 3-3 घंटे माँ बाप ने मोबाइल दे दिया हाथ में, कार्टून देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, तो वो भी गलत है। 2 साल से कम उम्र पे तो बच्चों को मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। उसके बाद भी जब बड़े हो जाए तो दें, तो अपनी देख रेख में दें। और स्क्रीन टाइम होता है कि बच्चों को कितनी देर के लिए मोबाइल या टीवी देना चाहिए। या आप बच्चों को ऐसा बोल सकते हैं कि आप भाई 2 घंटे पढ़ाई करो या ये टॉपिक लर्न करो, तो आप 15 मिनट टीवी देख लेना या बाहर खेल आना, जो भी बच्चे को पसंद है। और अभी देखा गया है कि जो इंटरनेट एडिक्शन है या इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट हो रहा है ये यंग एज के जो लोग हैं इनमें। तो इससे बच के रहना चाहिए। इसका भी खुद ही से बच सकते हैं इससे कि बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। और जैसे जैसे फिर उम्र बढ़ती है तो लाइफ स्ट्रेसर्स हर किसी के जीवन में स्ट्रेस होता ही होता है कभी ना कभी। तो उनको भी कैसे फेस करें उन चैलेंजेस को, वो सीखना चाहिए विद टाइम। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम सब कुछ कर लिया लेकिन फिर भी मेरा मन उदास है या नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो बिना किसी स्टिग्मा के यू शुड कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट। इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। आजकल इलाज संभव है। पहले तो हम ये देखते हैं कि कई बार पेशेंट अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाता, तो हमारे पास पेशेंट आता है तो साइकियाट्रिस्ट पहले वी टेक टाइम, हम कम से कम 15 मिनट आधे घंटे, तो जितना टाइम का नहीं है, हम इंटरव्यू करते हैं पेशेंट को। उसके जो भी अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स है मन में, वो बातें हैं जो किसी से शेयर नहीं कर सकते, उनको हम बाहर निकालते हैं कि भाई बीमारी हो क्यों रही है, बीमारी का कारण क्या है। फिर पेशेंट को समझाना है और जहाँ पे दवाइयों से इलाज है वहाँ फिर दवाइयाँ देके उनका पूरा इलाज किया जाता है। जी मैं एक बहुत मामूली एक प्रॉब्लम रहती है लोगों में,
खर्राटे होते हैं, कई जी। बार मैं देखता हूँ तीसरा या चौथा शख्स, जी। और कई बार ऐसा होता है कि जेनेटिकल होते हैं, माँ बाप को थे, दादा दादी को थे। जी। तो क्या वजह है इसकी, और क्या ये कोई बीमारी है, और क्या इसका इलाज इस वक्त लोगों के लिए मौजूद है? साथ ही मेरा सवाल एक और ये रहेगा कि संगीत जो है, जी। म्यूजिक, उसका कितना बड़ा रोल है जहन के जो परेशानी है, बीमारी है, जी। उसको लेकर? ओके, तो पहले आपके पहले सवाल पे आते हैं। जो स्नोरिंग आपने पूछा, खराटे की बीमारी जेनेटिक, काफी हद तक तो जेनेटिक होती है। खराटे क्यों आते हैं? एक्चुअली होता क्या है, जो हमारा टंग है, जीभ है, ये मसल से बना हुआ है और ये पीछे फिर गले में अटैच्ड है अंदर। तो होता क्या है, जब हम सोते हैं तो मसल्स रिलैक्स होती हैं और कई बार जीभ जो है वो पीछे की ओर, जो सांस की नली है हमारी, उसके ऊपर आ जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती है, जिसकी वजह से जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो वो ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो आवाज करती है, जिसको कि आम भाषा में हमें लगता है इंसान खर्राटे ले रहा है। अब कई चीजें हो सकती है। कई बार तो कॉमनली भी अगर कोई बहुत ज्यादा थक गया है दिन भर और थक के एकदम चूर होके सोए तो खर्राटे आने लगते हैं, वो तो कभी कभी का इंसिडेंस है। उसके अलावा भी खर्राटे बहुत कॉमन है, और जिसको आते हैं उसे तो परेशानी नहीं होती, उसके घर वालों को बहुत परेशानी होती है। और स्नोरिंग का भी बहुत ढेर सारे अब इलाज हैं, है ना। स्लीप हाइजीन एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, उसमें कई फैक्ट्स होते हैं कि हमें अच्छी नींद के लिए क्या करना चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। जैसे शाम को 4-5 बजे के बाद जो कैफीन वाले प्रोडक्ट्स हैं, चाय है, कॉफी है, कोल्ड ड्रिंक है, इनको अवॉइड करना चाहिए। बेड पे सिर्फ सोने के टाइम पे जाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, एक हेल्दी रूटीन मेंटेन करना चाहिए। और म्यूजिक आपने जैसे बताया, एक लाइट म्यूजिक, या आजकल हम लोग सुनते हैं कि रिलैक्सेशनल म्यूजिक के ऐप्स आते हैं, तो आप वो सुन सकते हैं, अपने कमरे का एटमॉस्फेयर अच्छा कर सकते हैं अच्छी नींद के लिए। और फिर भी हाँ, अगर खर्राटे आते हैं, कई बार मोटापे की वजह से भी खर्राटे बहुत कॉमन है, तो अगर मोटापे की वजह से स्लीप एपनिया हो रहा है, खर्राटे आ रहे हैं, तो वजन कम करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। और लास्ट रिसोर्ट फिर दवाइयों का आता है। अगर उसके बाद भी नहीं कंट्रोल हो रहे तो कई आजकल डिवाइसेस आती हैं जो स्नोरिंग को कम करती हैं, और कई तरीके की दवाइयां हैं जो इसमें मददगार साबित हो सकती हैं। जी, मैं अब थोड़ा सा, आपने बीच में म्यूजिक की, संगीत की बात हाँ, जी। की, मैं जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता अपनी जिंदगी में मसरूफियत की बिजी लाइफ के बीच में कहीं पर अपने एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक का इस्तेमाल करती हैं, या म्यूजिक के अलावा और भी चीजें कर सकती हैं? मैं चाहता हूँ उस पर भी रोशनी डालें। जी, म्यूजिक बहुत अहम है मेरे जीवन में भी। और शाम को, रात में जब सोने जाओ, थक के, पूरे दिन का रूटीन है, पेशेंट्स हैं घर, उसके बाद आप रिलैक्स होने के लिए आई ऑल्सो यूज म्यूजिक। एंड अब देखा भी जा रहा है, इस पर रिसर्च भी हो रहा है, अलग अलग तरह के संगीत हैं, माइंड को रिलैक्स करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो जिसको भी म्यूजिक पसंद है उसे जरूर इसका सहारा लेना चाहिए रिलैक्स होने के लिए। जी, अगर कोई मैसेज देना चाहती हैं बरेली की जनता या आवाम को, तो आप दे सकती हैं, खासतौर से अपने पेशे में। जी, यही मैसेज है कि समय रहते झिझकिए मत, कोई स्टिग्मा नहीं है। अगर आपको लगता है कि परेशानी है, कई बार क्या होता है कि पेशेंट है, अब जैसे खाना निकलने में दिक्कत हो रही है, ईएनटी को, स्पेशलिस्ट को दिखा लिया, बट उसके बाद भी नहीं आराम मिल रहा, तो उसका भी कई बार मानसिक कारण हो सकता है। कई बार होता है पेशेंट कंप्लेन करते हैं वेट की, हाथ में दर्द है, पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, सारे टेस्ट करा लिए, उसके बाद भी कुछ सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं, तो उसके भी मानसिक कारण होते हैं। तो इस चीज़ को पहचानना चाहिए कि हाँ, मेंटल इलनेस के फिजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, शारीरिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं। और अगर किसी में, खुद में या अपने परिवार में किसी पे लगे कि हाँ किसी को कोई दिक्कत है, तो बिल्कुल मत झिझकें, उस पर खुल के बात करें। साइकेट्रिक हेल्प इज़ वेरी नेसेसरी और अब अवेलेबल भी है, तो उसका सदुपयोग करें। जी, बेहद खूबसूरत लघु लहजे में और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ तमाम हमारे सवालों का जवाब दिया डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता जी ने। यकीनन बरेली की वो एक अकेली एकमात्र महिला जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं वो हैं, और लोगों की गलतफहमियां ये रहती हैं कि वो अगर हम मानसिक जो डॉक्टर है उसके पास जाएंगे तो तमाम प्रॉब्लम क्रिएट होती जाएगी। लोग ये तक कहने लगते हैं कि जो पागलों का इलाज करते हैं वो खुद भी पागल हो जाते हैं। तो वो तमाम चीज़ें, उसको गलतफहमियों को किस तरह से दूर करने की कोशिश की वो आप सब ने देखा। और स्टेशन रोड पर उनकी क्लिनिक है, राजकमल क्लिनिक के नाम से। आप लोग यहाँ आएँ
और जहनी तनाव से दूर हो जाएं और अपनी जो तमाम जो प्रॉब्लम हैं, क्योंकि ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है डिप्रेशन, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, वो तमाम यहाँ आके दूर हो जाती हैं। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ अटल न्यूज़ से।